बताइए। टू बी इंटेलिजेंट इज मोर एसेंशियल देन बीइंग हार्ड वर्किंग। सर सी वाला। बी को बीइंग कर सकते हैं, टू बी की जगह बीइंग। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि पीछे भी बीइंग यूज है, तो अगर या तो पीछे वाले को चेंज कर दे तो सेम होना चाहिए बीइंग। ठीक है, सो आंसर विल बी सी। हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। I will be very happy. एक सेकेंड। सर सी वाला। तो फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, सो इफ ही विंस द प्राइज आई वुड बी वेरी हैप्पी। सो इफ ही विंस द प्राइज आई वुड बी वेरी हैप्पी को जब आप इंप्रूव करेंगे, सो इसका आंसर क्या होगा? सी भी हो सकता है। सो ये आप देखेंगे कि चूंकि सेंटेंस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहा है, तो जब सेंटेंस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है, इस ऐसी स्थिति में यह कंडीशनल स्ट्रक्चर पे सेंटेंस बनता है, इज इट? और जब कंडीशनल स्ट्रक्चर पे सेंटेंस बनेगा तो क्या होगा? इफ ही विंस द प्राइज, इफ ही वेयर टू विन द प्राइज आई वुड बी वेरी हैप्पी। मतलब क्या होगा कि इफ के साथ में पास्ट टेंस का यूज किया जाएगा और वुड के साथ में वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया जाएगा। मतलब ऐसा, जब इफ के साथ में आप पास्ट टेंस को यूज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप वुड के साथ में भी पास्ट टेंस यूज करेंगे, वुड के साथ में आप V1 यूज करेंगे। सो इन दैट केस चूंकि ये कंडीशनल है, इसलिए आपका ऑप्शन 1 सही है, राइट? आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सर यहाँ थर्ड होगा ना? Third, if he were to win the prize, I would be very happy. This will be the right answer. Third question. Our school had won the match if only we had concentrated. बताएं। Our school had won the match if only we had concentrated. यहाँ भी जो सेंटेंस है, it is a conditional sentence. इसमें past tense दिखाया गया है, लेकिन ये unreal conditional है past tense में। तो ऐसी स्थिति में would के साथ में, would have के साथ में हमें क्या करना होता है? हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। ठीक है, जब पास्ट अनरियल हो कंडीशन, तो ऐसी स्थिति में हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है वुड हैव के साथ में। ठीक है, और जो मेन क्लॉज होगा उसमें हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, राइट? जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है? गिवन सेंटेंस में आवर स्कूल हैड ओन द मैच इफ ओनली वी हैव कंसंट्रेटेड। सो दिस इज नॉट अ राइट सेंटेंस। इसको इंप्रूवमेंट करेंगे तो क्या होगा? आवर स्कूल वुड हैव ओन द मैच इफ ओनली वी हैड कंसंट्रेटेड। इसमें क्या हुआ कि चूंकि कंडीशनल है, पास्ट अनरियल कंडीशन है, इसलिए वुड हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और जो मेन क्लॉज है इफ ओनली वी हैड कंसंट्रेटेड, वहां हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। क्लियर? यस। पास्ट अनरियल क्यों है? क्योंकि ऐसा होता की बात हो रही है ना? आवर स्कूल वुड हैव वॉन द मैच इफ ओनली वी हैड, अगर हम लोगों ने कंसंट्रेट किया होता तब हमारा स्कूल मैच जीत जाता। इसलिए क्या है ये? इसको हम बोलते हैं पास्ट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस। ये जो आज मैं आप लोगों को सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस बता रहा हूं, आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस अभी जो 75 क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा, हो सकता है कि हम सारे 75 आज कर लें, हो सकता है कि आज हम 30 प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी 30 प्रैक्टिस करें। वो नेक्स्ट सेशन मतलब कल ही होगा, अगर आज हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो कल करेंगे हम बाकी जो भी होगा। ये इससे बाहर से सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपका नहीं आएगा। जितने रूल्स मैं बता दूंगा, इससे बाहर से पूछने वाला ही नहीं है। इसी रूल से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपका पूछेगा। ये पूरा निचोड़ है। मतलब पिछले 10-12 सालों में एसएससी ने, मतलब नॉट ओनली सीएसटी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह वगैरह जो भी एग्जाम्स हुए हैं, उन सबका निचोड़ मैं आपको इसमें बता रहा हूं। ये जो मैं आपको लगभग 10 से 12 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड सेंटेंस करेक्शन के जो आपको मैं रूल्स बता रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान से रख लीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, ये मॉक टेस्ट आपके पास उपलब्ध है, इसको बार बार आप करिए। अगर आप इसको सही करने लग गए और 75 में अगर आप 75 स्कोर करने लग गए और 75 समझ गए कॉन्सेप्ट, डेफिनेटली आपसे सेंटेंस करेक्शन का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे चल लेते हैं, 4 नंबर पे। माई सिस्टर हैड लेफ्ट फॉर अमेरिका लास्ट वीक। माय सिस्टर लेफ्ट फॉर अमेरिका लास्ट वीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी। वेरी गुड। क्यों सी हो जाएगा? क्योंकि लास्ट वीक की जब हम बात करते हैं तो हम किस चीज को डिनोट कर रहे हैं? दिस इज डेफिनेटली पास्ट, बट कौन सा पास्ट है? डेफिनिट पास्ट है। और जब डेफिनिट पास्ट होता है तो क्या होता है? डेफिनिट पास्ट में हमेशा हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ पास्ट परफेक्ट, भले ही वह जो
एक्शन है वो पास्ट में बहुत पहले ही क्यों ना हुआ हो। तो कई बार हमारे दिमाग में रहता है कि वैसा पास्ट जो अभी बीता तो हम उसमें सिंपल पास्ट कर लेते हैं, और वैसा पास्ट जो बहुत पहले बीता उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है ना। अगर डेफिनिट पास्ट है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, हमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है, राइट, करेक्ट, ठीक है यहां तक हम लोग, ओके फाइन। तो क्या होगा, माई सिस्टर लेफ्ट फॉर अमेरिका लास्ट वीक, राइट, इट इज हाई टाइम ही विल स्टार्ट अर्निंग। मैं आपको सभी क्वेश्चंस के साथ साथ उसका रूल्स बताते जा रहा हूं, सो आप में जो वाइज एनफ होंगे, जो स्मार्ट एनफ होंगे, दे विल नोट इट डाउन। आपको इस बात की आवश्यकता और इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि फिर मैं बाद में कभी आपको बताऊंगा या पीडीएफ भेजूंगा तो आपको पता लग जाएगा, वो सब तो होगा, वो बात की बात है, परंतु इफ यू नोट इट डाउन अलॉन्ग विद व्हाट आई एम टेलिंग यू तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। इफ इट इज हाई टाइम ही विल स्टार्ट अर्निंग, तो क्या हो जाएगा, बी 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 सेकंड नहीं, सेकंड नहीं, सेकंड नहीं होगा। अब देखिए, जब भी, हाँ बोलिए, जब भी हम लोग इट इज हाई टाइम की बात करते हैं, जब भी हम लोग इट इज हाई टाइम की बात करते हैं तो इट इज हाई टाइम के साथ में हमेशा हमेशा आप जो है पास्ट टेंस का वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। जब भी आप एकदम ध्यान रखिएगा, व्हेनेवर वी यूज इट इज हाई टाइम वी ऑलवेज यूज पास्ट टेंस ऑफ वर्ब विद दैट। सो इन दैट केस इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग। It is a pleasure to see an alligator basking in the sunshine on a river bank as long as 90 feet. थोड़ा लंबा है, थोड़ा सोच लीजिए क्या होगा। It is a pleasure to see an alligator as long as 90 feet basking in the sunshine on a river bank. So क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज as long as 90 feet, as long as 90 feet, ये जो है यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा बताइए मुझे। It is a pleasure to see an alligator basking in the sunshine on a river bank as long as 90 feet. अब ये all as long as 90 feet कहां फिट होना चाहिए, तो ए में कह रहा है कि it is a pleasure to see an alligator as long as 90 feet basking in the sunshine on a river bank। बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत ज्यादा। It is a pleasure to see an alligator, हाँ जी, फर्स्ट ही लग रहा है। It is a pleasure to see an alligator basking in the sunshine as long as 90 feet on a river bank. So what is, मतलब इट इज अ प्लेजर टू सी एन एलिगेटर एज लॉन्ग एज 90 फीट बास्किंग इन द सनशाइन ऑन अ रिवर बैंक। यहाँ पे एज लॉन्ग एज 90 फीट जो मॉडिफायर है, सो इसे एलिगेटर को डिस्क्राइब, क्लियरली एलिगेटर को डिस्क्राइब करना चाहिए। हाँ बट क्वेश्चन में तो रिवर के लिए लग रहा है ना, तो एलिगेटर के लिए तो फिर फर्स्ट में ही लग रहा है। अच्छा, इट इज अ प्लेजर टू सी एन एलिगेटर बास्किंग एज लॉन्ग एज 90 फीट, तो सी में क्या लग रहा है कि बास्किंग जो है 90 फीट हो रहा है। डी में क्या लग रहा है, इट इज अ प्लेजर टू सी एन एलिगेटर बास्किंग एज लॉन्ग एज 90 फीट, यहाँ भी क्या लग रहा है कि बास्किंग 90 फीट जो है कर रहा है, हाँ, फिट इन द सनशाइन ऑन अ रिवर बैंक। ये सी और डी एकदम एक ही हो गया है क्या, बास्किंग एज लॉन्ग एज 90 फीट इन द सनशाइन ऑन अ रिवर बैंक, ऐसा लग रहा है एक ही हो गया। खैर, हम ए और बी में आते हैं। इट इज अ प्लेजर टू सी एन एलिगेटर एज लॉन्ग एज 90 फीट बास्किंग इन द सनशाइन ऑन अ रिवर बैंक। इट इज अ प्लेजर टू सी एन एलिगेटर बास्किंग इन द सनशाइन एज लॉन्ग एज 90 फीट ऑन अ रिवर बैंक, तो ये नहीं सही लग रहा है, ए ही सही लग रहा है, जहां पे एलिगेटर को एज लॉन्ग एज 90 फीट बिल्कुल करेक्ट मतलब मॉडिफायर है उसका, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। अब द विलेजर्स वर एंजॉयिंग द विंटर इवनिंग अराउंड द फायर, द विलेजर्स वर एंजॉयिंग द विंटर इवनिंग अराउंड द फायर, एंजॉयिंग द विंटर इवनिंग अराउंड द फायर, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे। सो द विलेजर्स वर एंजॉयिंग द विंटर इवनिंग अराउंड द फायर, द विलेजर्स वर एंजॉयिंग द विंटर इवनिंग अराउंड द फायर, द विलेजर्स वर एंजॉयिंग द विंटर इवनिंग। अच्छा, इसमें फायर के लिए राइट वर्ड पूछ रहा है शायद, नियर और हाँ अराउंड। हाँ, जैसे यहाँ पे कह रहा है अराउंड द फायर, अराउंड अ फायर, तो ए और बी के बीच में आप देखेंगे तो प्रीपोजिशन का डिफरेंस है। सी में कह रहा है अराउंड द फायर पिट, डेफिनेटली नॉट। डी में कह रहा है विलेजर्स वर एंजॉयिंग द विंटर इवनिंग नियर द फायर, तो यहाँ फायर के नियर की बात कर रहा है, तो अराउंड होगा। हाँ, तो अराउंड द फायर इज नॉट रॉन्ग, अराउंड द फायर तो ठीक है। सो नियर तो होगा नहीं, और फायर पिट की कोई बात यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। करेक्शन में हम वर्ड नहीं चेंज कर देंगे, हमें केवल ग्रामेटिकली हमें इंप्रूवमेंट करना होता है सेंटेंस को। सो डेफिनेटली हमारा जो उत्तर होगा वो या तो ए होगा या तो बी होगा, हमें ए और बी में, तो डेफिनेटली ये समझ में आ रहा है कि यहाँ प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई ना कोई करेक्शन हमें करना है। सो वेदर इट विल बी द फायर और अ फायर दैट वी हैव टू डिसाइड। तो क्या होगा सर, ए लग रहा है मुझे, लेकिन अगर ए करते हैं तो क्वेश्चन के जैसा सेम हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन में भी लिखा है। नहीं होने दीजिए, तो क्या हो गया, सेम रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। करेक्शन, हाँ, सो द विल, हाँ नो करेक्शन, ठीक है। द विलेजर्स वर एंजॉयिंग द विंटर इवनिंग अराउंड द फायर, फायर से पहले द क्यों लगाएंगे हम,
सर किसी because specific it we in this sentence we are talking about a distinct fire, हाँ about a distinct fire, a fire around which the villagers were enjoying. So ये हमारा उत्तर हो जाएगा आपका A. आगे बढ़ते हैं. The receptionist must answer courteously the questions that were asked by the callers. तो अब देखिए, must answer courteously the questions of all the callers, must answer courteously the questions that are asked by the callers, and should answer the questions of callers. C सर, C. है ना? तो C. क्यों C होगा? क्योंकि एक तो मस्ट जरूरी है इसमें और दूसरा हाँ. asked by the callers, ये सही है यहाँ पे, मतलब that. So I expect कि other than सुष्मिता बाकी साथी भी आंसर दें, है ना? यहाँ पे 9 लोग हैं. If we all will participate in this session, then only we can do it in a better way. Otherwise, I'll mute you all and I'll just speak one way and then I'll finish the session. अगर आप लोग participate नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं है. मतलब सेशन में थोड़ा इंटरेक्टिव तो होना चाहिए ना. सो बिल्कुल सही आप कह रही हैं सुष्मिता, इसका उत्तर सी होगा. और बाकी लोग भी थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाएंगे, थोड़ा मतलब इसको करने का प्रयास करेंगे, है ना? तब हम इसको अच्छे तरीके से इस सेशन से हम पूरा फायदा उठा सकते हैं. So क्यों होगा सी? क्योंकि the receptionist must answer courteously the questions that are asked by the callers. तो ये बिल्कुल ही एक तरीके से आप देखेंगे कि प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर हो रहा है और इसमें जो एम्फेसिस हम देना चाहते हैं जहां पर, वहां पर हम प्रॉपर एम्फेसिस दे पा रहे हैं. आप लोग अपनी स्क्रीन पे, जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, क्या आप लोग अपनी स्क्रीन पे ये देख पा रहे हैं क्या? मतलब कुछ मैं ऐसा थोड़ा स्क्रिबल कर रहा हूं तो कैन यू सी दैट स्क्रिबली ऑन योर स्क्रीन? Yes sir. It is visible? Okay, Yes, fine. sir. That's great. Okay, fine. तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Read the sorry. As he was sick, he was quite enthusiastic. Sick As as he was sick, he was quite enthusiastic. Sir, C. Sick as he was quite enthusiastic. Why it will be C? Why it will be C? Because sick as he was is a idiomatic expression. Idiom है ये, as sick he was. So यहाँ पे हमने idiom का correct use किया है. Sick as he was quite enthusiastic. So this will be the correct answer. बिल्कुल ठीक है, correct idiom का. So देखिए कहीं से भी idioms, phrases, preposition, article. So the correction can be from anywhere. तो ये हम जब करेक्शन कर रहे हैं तो ना केवल करेक्शन और इंप्रूवमेंट पढ़ रहा है, साथ साथ में आप देखें तो एरर डिटेक्शन भी पढ़ रहा है. मतलब कई जगह पे ये सारे रूल्स तो आपको एरर डिटेक्शन के लिए भी काम आएंगे. आया ना? हेलो. Yes sir. हम साथ में एरर डिटेक्शन को भी देखते हुए इस सेशन में आगे बढ़ रहे हैं. तो ना केवल हम सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, बल्कि एरर डिटेक्शन भी साथ साथ में हमारा हो रहा है. ठीक है, पर अभी तक हम लोगों ने केवल 10 क्वेश्चन किए हैं एंड वी हैव डन ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टाइम. सो वी हैव टू इंक्रीज आवर स्पीड, इंप्रूव आवर स्पीड, एंड आई विल एक्सपेक्ट अदर देन सुष्मिता बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें. अभी सुष्मिता जवाब नहीं देंगी, ये बाकी लोग देंगे जवाब. राइट, आगे बढ़े. बताइए ये क्वेश्चन नंबर 10. बोथ माय ब्रदर एंड माय सिस्टर लव मी बट आई शुड से दैट शी लव्स मी मोर देन ही. Him. हिम, पर हिम तो ए और बी दोनों में है, तो क्या होगा? पहले वाले में मी नहीं लिखा ना, वहां पे उसने. हाँ, तो सही उत्तर क्या होगा? बोथ माय ब्रदर एंड माय सिस्टर लव मी बट आई शुड से दैट शी लव्स मी मोर देन हिम. ठीक है, सो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लव्स मी मोर देन, ठीक है, लव्स मी मोर देन जब हम इसकी बात करेंगे, लव्स मी मोर देन, तो ऐसी स्थिति में जो आपका प्रोनाउन लगेगा जो हिम है, दैट विल नॉट बी इन सब्जेक्टिव केस, इट विल बी इन ऑब्जेक्टिव केस. तो ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग हिम का यूज करेंगे, ना कि ही का यूज करेंगे. समझ में आ रहा है? हम लोग ही का यूज न करके हम लोग हिम का यूज करेंगे. सो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी सही उत्तर हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट एंड देयरफॉर आई जनरली डिफर विद यू. स्क्रीन पे मेरी फोटो भी दिख रही है क्या? Am I visible on the screen? Yes yes. Yes, sir. तो मैं फोटो बंद कर दूं so that कि आप लोग इजीली बड़ा स्क्रीन देख पाए. Is it okay or my photo with my photo it is okay? Sir, it's okay. Okay fine. स्क्रीन तो दिख रही है ना क्लियर आप लोगों को? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं. I am an optimist and therefore I generally differ with you. I generally differ from you, differ in you, generally differ you, generally differ with you. बताइए. Differ with you ही होगा. हाँ? सर सही है, differ with you ही होना चाहिए. Differ with you होता है. Differ What Person is के the साथ. correct use of preposition? Differ with or differ from? So differ with or differ from? So it is. So differ from me. It is differ whenever you will use differ from. Differ with नहीं होता है. So I am an optimist. अगर person के साथ भी differ कर रहे हैं तो भी from ही use होता है. हाँ जी. अगर person के साथ है तब भी हम from ही use करेंगे ना. Differ from you exactly. बिल्कुल. अच्छा, okay. बिल्कुल. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तर ए इसका हो जाएगा. राइट, डिफर फ्रॉम इज द करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पे हो जाएगा. नीना कैन डू इट अलोन एंड नोबडी एल्स कैन डू इट. नोबडी एल्स कैन डू इट. सो नीना अलोन कैन डू इट. हाँ बताइए. Alone. सो नीना अलोन कैन डू इट. क्यों होगा ऐसा?
क्यों होगा ऐसा? अलोन कैन केवल एग्जैक्टली, बिकॉज वी वांट टू एम्फेसाइज ऑन नीना, है ना? तो नीना अलोन कैन डू इट, देयरफॉर दिस इज द कोहेसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कि नीना अलोन कैन डू इट एंड नोबडी एल्स कैन डू इट, है ना? नीना कैन अलोन डू इट अलग बात हो गई, इसमें वो भाव नहीं आएगा जो नीना अलोन कैन डू इट में आएगा, जो एक्चुअली ये कहना चाहता है, राइट? सो दिस इज द करेक्ट improvement of the sentence. Due to want of rain, the wells have gone dry. Due to want of rain, the wells have gone dry. तो यहाँ पे अगेन दिस इज एन इडियम बेस्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसमें एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, क्या है? क्या है? ड्यू टू वांट ऑफ रेन, बट ड्यू टू वांट ऑफ रेन इज नॉट अ करेक्ट इडियमेटिक एक्सप्रेशन, इसकी जगह पे क्या होता है? फॉर वांट ऑफ रेन, फॉर वांट ऑफ रेन, ठीक है? फॉर वांट ऑफ रेन द वेल्स हैव गॉन ड्राई, इसका मतलब क्या होता है? फॉर वांट ऑफ रेन का, फॉर वांट ऑफ रेन का मतलब होता है बिकॉज लैक ऑफ रेन, कम बारिश होने के चलते फॉर वांट ऑफ रेन द वेल्स हैव गॉन ड्राई इज द करेक्ट इडियम that we have to use in this sentence for doing the sentence correction, right? So the right answer will be B. Now it is strange that you don't know swimming. It is strange that you don't know swimming. So ये sentence देखने में ही गलत लग रहा है कि भाई ये तो सही नहीं है, because we know कि don't know swimming की जगह पे हमें क्या कहना पड़ता है? Don't know how to swim. So this will be the correct answer, don't know to swim, right? So this will be the construction, infinitive construction of the sentence, know how to swim. तो ये तो आप लोग मतलब ये बहुत इजी है, लगभग सब लोगों ने इसे समझ पकड़ लिया होगा। द रिसेप्शनिस्ट, ठीक जा रहे हैं हम लोग, सही समझ में आ रहा है? आर वी गोइंग ओके? हेलो, यस सर, यस Yes. रिसेप्शनिस्ट मस्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप लोग प्लीज इसको नोट भी करते चलिए। इस सेशन के बाद पक्का ही पक्का मैं इसका जो लिंक है वो लिंक मैं आप लोगों को अभी का अभी भी दोबारा आपके किसमें, कमेंट बॉक्स में अभी मैं दोबारा भी इसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूं, सो दैट आप क्लास के तुरंत बाद इस लिंक से जाकर के आप इसे अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे। सो अटेम्प्ट करेंगे तो ये चीज और क्लियर आपकी हो जाएगी। फाइन, आगे बढ़ते हैं। द रिसेप्शनिस्ट मस्ट आंसर, सर ये रिपीट है, ये रिपीट है, कोई बात, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, ये भी जल्दी हो जाएगा। ये रिपीट हो रहा है। यहाँ से as the train, As the train which was my usual was missing, I had to travel. हाँ ये सेंटेंस वैसे ही थोड़ा अजीब सा लग रहा है। As the train which was my usual was missing, I had to travel. अब देखिए ऑप्शंस, देखिए ऑप्शंस, आप समझ गए भाई ये क्या कहना चाहता है कि भाई मेरी यूजुअल ट्रेन है, वो छूट गई तो इसके लिए मुझे ट्रेवल करना पड़ा। Sir, option A. सर सी होगा, बट मुझे लग रहा है क्वेश्चन में गलत वर्ड Having missed the train, having as the train which was my usual was missing, I had to travel, तो सही है ही नहीं, गलत है। Having missed the train which I usually catch, I had to travel, right? I missed the train which I usually catch and had to travel by the next. तो ये नेक्स्ट वाली बात तो खैर गिवन सेंटेंस में है नहीं, तो जबरदस्ती हमको जोड़ नहीं सकते। I missed not only the train which I usually catch but had to travel on the next, ये भी नहीं, तो सी और डी तो बिल्कुल नहीं है। तो having missed the train which I usually catch, I had to travel will be the right इसका करेक्शन, राइट? क्योंकि अच्छा यहाँ पर भी एक फ्रेज यूज किया गया है, क्या फ्रेज है? हैविंग मिस्ड, क्या फ्रेज है? हैविंग मिस्ड, ठीक है? सो ये जो है हमें यूज करने से क्लियरली ये समझ में आएगा कि भाई ट्रेन हमारी छूट गई इसलिए हमें ट्रेवल करना पड़ा। He may be poor now but he may be poor now but he appears to have been rich in his youth. He may be poor now but he appears to have rich in his youth, been का यूज नहीं है। He may be poor now but he appears to be rich in his youth. Appears being rich in his youth, appears to rich in his youth. Sir, option B. A. तो क्या होगा? To have been rich, to have been rich, because यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम उसके यूथ की बात बता रहे हैं, मतलब we are indicating a state, a position which was there in the past, it is not there now. So इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? To have been rich. हमने क्या यूज किया? To have been rich, कि past में कभी वो रिच थे। So he may be poor now but he appears to have been rich in his youth. So कभी अपनी जवानी में वो अमीर रहे थे पर अभी जो है वो मतलब गरीब है, हो सकते हैं। So ये आपका हो जाएगा उत्तर, he may be poor now but he appears to have been rich in his youth will be the right. By June next year, Ajay will be 20 years working in the office.
सो यहाँ पे टेंस से रिलेटेड इंप्रूवमेंट आपको करने की आवश्यकता है। हम बात क्या कर रहे हैं, बाय जून नेक्स्ट ईयर, अगले साल जून की हम बात कर रहे हैं। अजय विल बी 20, अजय 20 साल का हो जाएगा, सॉरी अजय विल बी 20 इयर्स वर्किंग इन द ऑफिस। तो हम बात कर रहे हैं, हाँ जी, Ajay will have been working. Ajay will have been working in the office for 20 years. Sentence टेंस इंप्रूवमेंट हमने किया, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कौन सा टेंस हमने यूज किया है, हम यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने यूज किया है, राइट। he went to the wholesale market and bought the cheap rations, the ration. So he went to the wholesale market and bought the cheap ration. क्या होगा? Bought ration cheaply होता है ना, बोलिए। उसने राशन सस्ता खरीदा ना, तो brought ration cheaply. brought ration cheap और brought cheap ration में क्या अंतर है? अब चीप राशन में लग रहा है कि राशन की क्वालिटी खराब है, बट चीपली से he went to the wholesale market and bought the rations cheap. Okay, he went to the wholesale market and bought rations cheaply, तो ठीक नहीं है। he went to the wholesale market and cheaply bought rations भी बिल्कुल ठीक नहीं है। so he went to the wholesale market and bought the cheap rations, ठीक है। cheap rations मतलब rations ऐसे खरीदे जो कि खैर सस्ते तो खरीदे, उसपे बात तो सही है, गलत तो है नहीं। हाँ भाई राशंस तो चीप ही खरीदा ना, बात तो बिल्कुल ठीक है, सस्ता खरीदा, लेकिन आप कह रहे चीप क्वालिटी के राशंस खरीदे, ऐसा लग रहा है ना। पहला वाला ऐसा कह रहा है व्हाट द चीप राशंस होता है ना। हां, चीपली वर्ड तो होता है ना वैसे, पर चीप वर्ड तो होता है सस्ते के लिए, चीपली वर्ड होता है एंड बॉट राशंस चीपली। पर यहाँ पे चीपली जो है ना, ये चीपली यहाँ पे चीपली यूज नहीं होगा, मतलब मुझे एप्रोप्रिएट यहाँ पे चीपली का नहीं लग रहा है। ए और बी में ही एक होगा, बिकॉज़ ही वेंट टू द होलसेल मार्केट बॉट राशंस चीपली, नहीं बॉट राशंस चीपली, बी होगा अगर, हाँ बी ज्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा है। ही वेंट टू द होलसेल मार्केट बॉट द राशंस, bought the cheap rations cheap, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। आई वेंट यस्टरडे टू द बैंक टू कलेक्ट द पासबुक, मतलब ये आप कह रही हैं तो ये मुझे मतलब लगा कि बॉट द राशंस चीप, ठीक है, क्योंकि द चीप राशंस, लेकिन सामान्य तौर पे हम जब बात करते हैं बोलते हैं तो मुझे ये भी ग्रामेटिकली इतना गलत लग नहीं रहा है, मतलब बॉट द चीप राशंस मुझे ग्रामेटिकली ठीक ही लग रहा है। चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क में रख देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा इसके ऊपर और भी मंथन कर लेंगे। मुझे भी ए भी ठीक ही लग रहा है, मतलब आई वेंट यस्टरडे टू द बैंक टू कलेक्ट द पासबुक, I went yesterday to the bank to collect the, हाँ second I went to the bank yesterday to collect the passport. Option B. I went to the bank yesterday to collect the passport, ठीक है। ये इसका सही जो सेंटेंस का फ्लो है या जो सेंटेंस का सिंटैक्स है वो सही है, क्योंकि जो यस्टरडे है वो क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट। यस्टरडे इज एडवर्ब ऑफ टाइम, और इसे जो ऑब्जेक्ट है द बैंक, उसके बाद यदि हम इसे प्लेस करते हैं तो इससे बिल्कुल सेंटेंस का नेचुरल फ्लो होता है, एंड दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट आल्सो। सो व्हेनेवर वी आर यूजिंग द एडवर्ब ऑफ टाइम, दैट इज बेस्ट प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट। एक बार ऐसा लगता है कि ठीक तो है ना, क्या दिक्कत है। आई वेंट यस्टरडे टू द बैंक टू कलेक्ट द पासबुक, ठीक है। यस्टरडे मतलब मैं एक बात कह रहा हूं, कई बार सामान्य बातचीत की भाषा में मिलते हैं ठीक है, बट ग्रामेटिकली व्हेन वी गो यू नो वी इट विल नॉट बी अ करेक्ट सेंटेंस, राइट। सो ये हो गया सही उत्तर, ठीक है। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज अ प्यून इन द कॉलेज, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम अ प्यून इन द कॉलेज। तो अभी क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज अ प्यून इन द कॉलेज, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज अ प्यून इन द कॉलेज, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम अ प्यून इन द कॉलेज, हिम अ प्यून इन द कॉलेज, एज ए प्यून द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम इन द कॉलेज, तो बिल्कुल ही सही नहीं, ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल ही प्यून है। द प्रिंसिपल एज ए प्यून अपॉइंटेड, तो सी और डी तो बिल्कुल होगा नहीं। अब ए और बी में क्या होगा मुझे आप बताइए, कौन सा ज्यादा नेचुरली और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। सर ए होगा, मुझे ए लग रहा है। एस ए प्यून, अपॉइंटेड हिम लिखा है क्योंकि इसलिए एस का यूज सही है वहां, मतलब शायद। देखिए जब भी हम लोग अपॉइंट यूज करते हैं, आप मेरी बात सुन लीजिए, दिस इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर सिंटैक्स। व्हेनेवर वी यूज अपॉइंट, वी जनरली यूज द स्ट्रक्चर अपॉइंट के बाद में आप क्या करेंगे, सीधा ऑब्जेक्ट जिसको अपॉइंट किया गया और उसके बाद सीधा पोजीशन। एज का यूज सामान्य तौर पे नहीं किया जाता है, ठीक है। सो अपॉइंटेड हिम अ प्यून इज द करेक्ट ग्रामेटिकल सिंटैक्स यहाँ पे होगा। अपॉइंटेड हिम एज अ प्यून इज नॉट दैट करेक्ट। So appointed him a प्यून, appointed him a
टीचर, अपॉइंटेड हिम अ क्लर्क, अपॉइंटेड हिम अ कैशियर, है ना? तो ये इसका सही ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होगा। आगे बढ़ते हैं। द टीम इज कॉन्फिडेंट टू विन द मैच। द टीम इज कॉन्फिडेंट टू विन द मैच। टीम इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। ऑफ विनिंग द मैच, इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुझे एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जेरंड का यूज किया जाएगा, कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच, राइट? सर अपॉइंटेड वाले केस में कभी ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जहाँ पे एस भी यूज होता हो, या हमेशा ही एस के बिना ही आएगा? अच्छा, राष्ट्रपति ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। अनुवाद करिए, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। राष्ट्रपति ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। प्रेसिडेंट हैज अपॉइंटेड हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम के रूप में है ना? The- नहीं, बट के रूप में है तो एस तो फिर सही तो है वहाँ पे। क्या बोल रहे हैं सर मैं बोल रहा हूँ, आपने जैसे हिंदी में बोला कि प्रधानमंत्री के रूप में देखिए, बनाया। हिंदी का स्ट्रक्चर अलग है, अंग्रेजी का स्ट्रक्चर अलग है। जब अंग्रेजी में आप इसे लिखेंगे तो लिखेंगे द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब या अपॉइंटेड हिम द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने प्रधानमंत्री, हिंदी में वैसे कहते हैं के रूप में, पर अंग्रेजी का सही स्ट्रक्चर यही है, अपॉइंटेड हिम द प्राइम मिनिस्टर। जब अपॉइंट कोई कर रहा है तो वहां पे बीच में एज की आवश्यकता नहीं है। और आप वैसे भी सोचिए ना कि एज का मतलब क्या है, जैसे नहीं होगा ना। अगर आप एज का मतलब देखें तो एज का मतलब यहाँ पे वैसे भी लॉजिकली भी कोहेरेंट नहीं हो रहा है और ग्रामेटिकली भी नहीं हो रहा है, right? हाँ, डाउट है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा अगर कुछ आपको मिलता है। देखिए जो चीजें, सी ग्रामर जो है ना, इट इज अ वेरी, मतलब इसमें इतने रूल्स रेगुलेशंस इतने रूल्स हैं, सारे रूल्स याद रखना पॉसिबल नहीं है, दैट हम सबको पता है। तो कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में लगता है कि कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट की है, लग रहा है कहीं कुछ थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नहीं आप अग्री नहीं हो रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो थोड़ा स्टॉपिंग कर लेने में कोई बुराई नहीं है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, किताब पलट लीजिए, लगता है कि नहीं है तो मुझे भी बता दीजिए, देन वी विल कम्युनिकेट इन द क्लास आल्सो। मैं भी दोबारा देख लूंगा इस चीज को, है ना? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। he is one of the best policeman who has ever lived. So he is one of the best policeman who has ever lived. So the A option and the given sentence is both the same. So if there is no correction, so no improvement, तो A ही उत्तर हो जाएगा। He is one of the best policeman who have ever lived. He is one of the best policeman that have ever lived. He is one of the best policeman that has ever lived. तो क्या होगा? हाँ जी, सी। So that have ever lived, क्यों होगा सी? वन ऑफ द बेस्ट पुलिसमैन के साथ दैट है भी सही रहता है, मतलब मुझे रूल एग्जैक्टली याद नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट की हम बात करते हैं, जब भी हम वन ऑफ द बेस्ट की बात करते हैं तो उसके साथ में हमेशा प्लूरल नाउन का प्लूरल फॉर्म यूज किया जाता है। व्हेनेवर वी टॉक वन ऑफ द बेस्ट वी ऑलवेज यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। दिस इज द ग्रामेटिकल रूल। इसी वन ऑफ द बेस्ट के साथ में क्या होगा? पुलिसमैन दैट हैव एवर लिव्ड, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें। दैट हैव एवर लिव्ड। ओके, सो माय सिस्टर इज द पोएट एंड द फिलोसोफर। My sister is the poet and the philosopher. My sister is a poet and the philosopher. My sister is a poet and the philosopher. My sister is a poet and philosopher. क्या हो जाएगा? यहाँ सिस्टर दो अलग-अलग डिफरेंट रोल प्ले कर रही हैं, इसलिए सिस्टर के साथ में दोनों रोल्स के लिए अलग-अलग आर्टिकल यूज किया जाएगा। वेरी सिंपल रूल। Whenever the same person, sister, is performing to different roles, both the roles will take different preposition. Very simple. तो क्या उत्तर होगा? He is a poet and a philosopher. Is a poet and a philosopher will be the answer. सर सेम के लिए तो नहीं यूज करते ना? हाँ, सेम पर्सन के लिए तो नहीं यूज करते ना, डिफरेंट। अगर अलग होता है तभी तो डिफरेंट यूज करते हैं। नहीं, रोल्स डिफरेंट है ना, पर्सन सेम है, रोल्स डिफरेंट है। पोएट अलग रोल है, फिलोसोफर अलग रोल है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बोथ आर डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट रोल्स। सो वहां पे दोनों के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन यूज किया जाए। माय सिस्टर इज अ पोएट एंड राइट कुछ डाउट आ रहा है? हाँ सर, मुझे पता नहीं, हो सकता है गलत होगा, बट एरर वाले क्वेश्चन में हम नहीं करते थे, स्पॉट द एरर वाले में जब कई बार उसमें ऐसा कुछ लिखा होता था कि सेम पर्सन के लिए कि ही इज द फिलोसोफर और डी के साथ दोबारा कुछ और उसको कुछ भी बना दिया, तो फिर हम वहां पे हटाते थे दूसरा, क्योंकि वो सेम पर्सन के लिए ही दोनों। पर जो रोल होंगे इंटरकनेक्टेड होंगे। अब ये यही ध्यान नहीं है सर मुझे, तो वो रोल इंटरकनेक्टेड होंगे तब। ओके सर, ठीक है, मतलब अगर हम कहते हैं कि शी इज अ मदर एंड टीचर, वो मम्मी है और बच्चे को साथ में पढ़ा रही है, उसी बच्चे की माँ भी है और उस बच्चे को पढ़ा भी रही है, उसके लिए शिक्षक भी है। इन दैट केस सेम पर्सन है, रोल भी लगभग सेम है, मतलब मदर भी और टीचर भी है एक ही बच्चे के लिए। यहाँ पे
दोनों रोल अलग है, वो फिलोसफर है और पोएट है, दो अलग अलग रोल्स में है, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन लगेगा। अच्छा ठीक है ठीक है। ओके, मीना सेल्डम और एवर रिफ्यूजेस एन इनविटेशन। सेल्डम और एवर, अब यहाँ सेल्डम और एवर आ गया तो क्या होगा? सेल्डम और नेवर। सेल्डम और नेवर होता है, सेल्डम और एवर नहीं होता है, ठीक है। सो सेल्डम और नेवर का मतलब क्या होता है? रेयरली और क्या होता है? हाँ बिल्कुल, रेयरली और नेवर, है ना। तो ये आपका हो गया। फिर रीड, सॉरी, देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से। देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से। देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से, इन दैट यू से, एज टू व्हाट यू से, दैट यू से। क्या होगा? दैट यू से, डी। हाँ जी, सर मुझे तो डी लग रहा है, फोर्थ। नहीं, देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, बिल्कुल ठीक है। देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से, है ना, जो भी आप कह रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। व्हाट यू से। हाँ, आई होप यू विल एक्सक्यूज मी लिविंग अर्ली। एक्सक्यूज माय लिविंग अर्ली, फर्स्ट हो गया। Excuse my living early, excuse me living early, excuse my living early, excuse living early. So I hope you will excuse my living early is the right expression. I am ready to say this at her face. On her face. I am ready to see to say this at her face. To her face. To her face, बिल्कुल ठीक है। क्यों? फेस के लिए टू To someone's face is always used, बिल्कुल ठीक है। So to her face is the correct expression. On account of shortage of time, both of them cannot finish their work. Both of them cannot. सी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही पकड़ा, है ना। क्यों सी? क्योंकि cannot नहीं आ सकता। हाँ, so neither of them can finish his work will be the correct expression. ठीक। Many problems are staring at my face. Staring at my face. तो क्या होगा? Staring in my face. Staring. Many problems are staring me in my face. Staring me in the face. Staring me in the face. ये क्या है? एक idiom है. Staring me in the face. So many problems are staring me in my face is the correct answer. ये idioms के ऊपर है। So जो हम लोग मॉर्निंग 7 बजे के सेशन में लगातार प्रैक्टिस करते हैं idioms, phrases, है ना, और आप में से बहुत सारे लोग आराम से सोते हैं, सोचते हुए कह रहे हैं 7 बजे क्या ही होता है। तो आप लोगों को ये चीजें जब एग्जाम में बैठेंगे और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, देन यू विल रियलाइज कि मॉर्निंग 7 बजे का सेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और जो साथी लगातार कर रहे हैं उनको कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट वे कर रहे हैं इडियम, फ्रेजेस और इन सारे जो वोकेब बिल्डिंग कितना स्ट्रांग हो रहा है। तो मैं तो आप लोगों को एक बार फिर से मेरी गुजारिश रहेगी, रिकमेंडेशन रहेगा, मेरी सलाह रहेगी, है ना, कि आप लोग जो अब आपके एग्जाम के लिए महज जो ऑलमोस्ट 10 दिन बाकी है और उसका जुलाई और अगस्त, मतलब मोटा मोटी 2.5 महीना भी नहीं है आपके पास में, तो आप जो है मॉर्निंग 7 का सेशन जरूर अटेंड करना शुरू कर दें, ठीक है। सो ये द काउ डज नॉट ईट एनीथिंग एल्स, इट लिव्स ऑन ग्रास एंड लिव्स। सर सही है ये, नो करेक्शन। ठीक है, फाइन। As one of his arms was amputated on account of an accident, the company will compensate the loss to him. कहाँ गलत लग रहा है? थोड़ा लंबा सेंटेंस हो गया। So compensate the loss to him. Compensate to him नहीं होता है, compensate to him नहीं होता है, compensate क्या होगा? For the loss होता है, right? Compensate to नहीं होता है, compensate for होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? Compensate him for the loss. This is the preposition related correction. Error जो भी आप कह लें, तो यहाँ पे ये for है। Now I have cancelled my meeting, though I was to go there. Now I have cancelled my meeting, though I was to go there. तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा? Was to have. Was to have कब यूज करते हैं? जब हमने एक एक्शन प्लान किया था और उसे हम कर नहीं पाए थे, तो हम क्या यूज करते हैं? Was to have gone. ये यूज किया जाता है। So now I have cancelled my meeting, though I was to have gone there. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे ये इसका सही उत्तर होगा डी, ठीक है। Was to have gone मतलब हमने एक मीटिंग, एक एक्शन प्लान किया था पास्ट में, पास्ट में कंप्लीट नहीं कर पाए थे। She insisted on me to stay there.
She insisted on me to stay there. तो क्या होगा? On my staying there. On my staying there. Very nice. On my staying there. ये me to stay यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे gerund का यूज किया जाएगा. On my staying there will be the right sentence. You can meet my father only when he goes to prison. अच्छा. ये सही है. You can meet my father only when he goes to prison. जब जेल जाएंगे तो ही मिल सकते हैं, वैसे नहीं मिल सकते. My God. क्या होगा बताइए? Only when he goes to prison. हाँ? Then क्या होगा? एक सेकंड. So ठीक है ना? This is the हाँ, correct. goes to- You can meet my father only when, मतलब ग्रामेटिकली सही है, भाव से सही होना हो. You can meet my father. हाँ. सर D क्या हो सकता है? The prison he You can goes meet my to. father only when he goes to the prison. Goes to the prison. He goes to prison. Goes to prison. हाँ. दा नहीं आएगा. Go to prison, not go to the prison is not correct. Right. Since the dust being detected when the, ठीक है, आगे चलते रहे या बंद करें? बहुत ज्यादा हो गया. नहीं सर, करा दो पूरा टेस्ट. अच्छा. Since the dust being detected, then the notices were popping for mailing. So यहाँ पे थोड़ा सा मैं रुक करके आप लोगों का फीडबैक चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि अगले 2-2.5 महीने जब हम एग्जाम की तरफ ड्रिफ्ट हुए, वी आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन, टुवर्ड्स आवर एग्जाम, so we should conduct this kind of session rather than conducting the proper theoretical sessions. तो क्वेश्चन बेस्ड सेशन जब हम लोग सीधे सीधे लाइव क्लास में एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस करेंगे, so that will be more beneficial for us. And along with the question आप लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट भी तो पढ़ ही रहे हैं साथ साथ में. यस सर, क्वेश्चंस के साथ ज्यादा बेटर है. तो कितने लोग इसमें एग्री हैं? जितने भी साथी यहाँ पे हैं 10-12 लोग, कितने लोग एग्री हैं कि ये जो पैटर्न है, वी कैन गो विद दिस पैटर्न? आई एग्री सर. और आई एग्री सर. ऑल ऑफ यू बस मुझे ये बता दीजिए, ये वाला ये बस मुझे भेज देंगे तो मैं समझ जाऊंगा. सुस्मिता, आलिशा और सुस्मिता, बहुत लोग ढूंढते रहते हैं कहाँ से भेजे. हाँ भाई, बाकी लोगों का कुछ नहीं है ओपिनियन? नीतू, अंशिका, ऋषिकेश, आरके राज, स्नेहा, सुस्मिता, उर्वशी. ओके फाइन. सो ऑलमोस्ट ऑल आर एग्रीइंग विद दिस कि हम इस पैटर्न में वी कैन गो, बिकॉज सी अल्टीमेटली वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. हमें फिलहाल जो है वी आर नॉट इंटेंडेड टू कि हम कोई प्रोफेसर लेक्चरर बनने जा नहीं रहे, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो वी शुड हैव दैट आइडिया कि हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें. सो हम अभी आगे कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, जो भी हम करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, एंड वी विल ट्राई टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लासेस. हम लोग क्लासेस को की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, एंड मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, आप उसे सॉल्व करें, एंड वी विल बी सॉल्विंग द मॉक टेस्ट इन लाइव सेशन, एंड विद द कॉन्सेप्ट हम जो भी है उसको मॉक टेस्ट के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे. राइट. सो दैट विल बी द मॉडलिटी नाउ विल फॉर द नेक्स्ट जो भी हमारे आगे लाइव सेशंस होंगे. राइट. So since the dust being detected, then the notices were popping for mailing. सर ये समझ नहीं आ रहा. क्या समझ में नहीं आ रहा है? क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा. अरे, since the dust being detected, नोटिसेस वर पॉपिंग फॉर मेलिंग का क्या मतलब होता है? कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई नहीं. आप देखिए कि जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सही है. सर अगर चेंज नहीं करना है क्योंकि अगर आप देखें तो ये सेंटेंस जो है वैसे ही मतलब वैसे ही इनकोहेरेंट सेंटेंस लग रहा है. पता नहीं चला कि सिंस द डस्ट बीइंग डिटेक्टेड इन द नोटिसेस पॉपिंग फॉर मेलिंग, पता नहीं मतलब क्या कहना चाह रहा है. तो अब देखिए, सिंस द डस्ट बीइंग डिटेक्टेड इन द नोटिसेस वाज पॉपिंग फॉर मेलिंग, नो सूनर हैड द डिविडेंड बीन डिक्लेयर्ड. ऐसा 2 क्वेश्चन से कोई मस्त तो नहीं हो गया है. No sooner had the dividend been declared than the notices were prepared for mailing. No sooner had the dividend been declared than the notices were prepared for mailing. या तो 10 की जगह क्वेश्चन में डिविडेंड होना चाहिए था. बट फर्स्ट since the dividend being declared then the notices were popping for mailing, ऐसा कुछ होना चाहिए. चलिए इसको हम स्किप कर देते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे. He did not report for work today, क्योंकि हो सकता है शायद कई बार ये क्वेश्चंस क्रिएट करने में ये हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं. He did not report for work today. He must have gone to the party. सही है. He must have gone to the party. So he did not report for work today. He must have gone to the party will be the correct sentence, right? सही है? Yes sir. Okay. She is not as wise as his brother.
तो सी इज नॉट इक्वली वाइज एज हिज ब्रदर, ऐसा हम यूज नहीं करते हैं. सी इज नॉट एज वाइज लाइक हिज ब्रदर, बिल्कुल नहीं. सी इज नॉट सो वाइज एज हिज ब्रदर, बिल्कुल नहीं. सो ये स्टैंडर्ड जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है ना, एज दोनों में यूज किया जाता है, दोनों क्वेश्चन में, है ना, जब भी हम कंपेयर करते हैं. तो सी इज नॉट एज वाइज एज हिज ब्रदर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन. No change. There will be a meeting in the long room at 4 o'clock of all the boys who play cricket and football. अब ये कहाँ रखा जाएगा? वो इसमें वही है. There will be a meeting in the long room at 4 o'clock of all the boys who play cricket and football. There will be in the long room. There will be in the ये तो होगा ही नहीं. In the long room at 4 o'clock there will be a meeting of होगा नहीं. There will be a meeting of all the boys who play cricket and football at 4 o'clock in the long room. In the long room क्या होगा? So क्या होगा? So ठीक है. There will be a meeting in the long room at 4 o'clock of all the boys who play cricket and football is the correct sentence. Take. The teacher made it a point to explain him the situation. So explain him the situation नहीं होगा. Explain the situation to him will be the right answer. Explain the situation to him. Right. So 45 क्वेश्चन हमने आज के सेशन में कर लिया. अगले 35 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो है उस तरह के मिलेंगे आपको, और लास्ट के जो 15 क्वेश्चन है ना, लास्ट के जो 15 क्वेश्चन है दे आर एनालिटिकल क्वेश्चंस, राइट. एनालिटिकल क्वेश्चंस है जिसमें एक छोटा सा पैसेज आपको दिया गया है, उस पैसेज को पढ़ करके फिर आपको उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है. ठीक है. सो ये मैंने आपको दे दिया है ऑलरेडी. आप लोग इसे करिएगा और करके फिर सबमिट करके हम लोग बाकी के जो 30 क्वेश्चन है उसका हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस इट. सो आज के सेशन में इतना ही. कल हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन, मतलब टुमारो विल डू द नेक्स्ट जो रेस्ट 30 क्वेश्चंस. तब तक आप लोग भी इसे करिएगा. साथ में कल मैं एक और मॉक टेस्ट आप लोगों को दूंगा हिंदी व्याकरण से संबंधित दिन में, उसे भी आप लोग करिएगा. नया मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए, वो भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट से संबंधित है, हिंदी व्याकरण. That is very important and very good mock test I have already created for you. So that link I will provide you tomorrow. All right. So सर मुझे कुछ पूछना है. हाँ बोलिए. सर जैसे हम मॉर्निंग सेशन में एंटोनिम्स सिनोनिम्स कर रहे हैं. हाँ जी. तो सर मॉक टेस्ट जब हम देते हैं तो सर पढ़ा हुआ नहीं आता है, मतलब जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सर उसमें से क्लिक